तो अब हम कहानी की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं और 18वीं सदी के मध्य का भारत। अब 18वीं सदी मतलब 1700 से लेकर 1799, और मैंने मध्य का कहा मतलब 1750 के आसपास। अब थोड़ी कहानी समझते हैं। जैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता में काफी ज्यादा आपस में ही उस केंद्रीय सत्ता को प्राप्ति के लिए युद्ध होते हैं। और आप देखेंगे कि 1707 के बाद कोई भी राजा 4 साल 5 साल के बाद फिर बदल दिया जाता था, और बहुत सारे राजा अपनी पॉलिसीज, अपनी बातें वैसे लागू नहीं कर पाते जैसे कि उन्हें उतना टाइम मिलना चाहिए था। इसी का फायदा उठाते हैं भारत के वे बड़े बड़े राजघराने जो औरंगजेब के जमाने में पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता के अधीन थे। फिर उसमें राजपूत की बात करें, राजस्थान का क्षेत्र कहें, बंगाल के नवाबों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर मध्य भारत के अलग अलग राजाओं की, वे सब पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता के अधीन थे। लेकिन इस घटना के बाद वे अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब हुआ कि अब वह केंद्रीय सत्ता के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण था हमारे लिए, वो था बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां। देखो, बंगाल का जो क्षेत्र था उस जमाने का संपन्न क्षेत्र, मतलब आज जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उस जमाने में पूरे भारत में अगर किसी के पास रईसी थी तो वह बंगाल। इसीलिए आप देखेंगे बंगाल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे, उस जमाने में भी बंगाल में जमींदार लोग ज्यादा मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर कहां के? सत्येंद्रनाथ बोस, वैज्ञानिक एसएन बोस की बात कर रहा हूं मैं, ये भी बंगाल के ही थे। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर उस समय इंटेलेक्चुअलिटी कहें बंगाल में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो काफी ज्यादा संपन्न क्षेत्र था। तो वहां का जो नवाब है अलीवर्दी खां, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। वो कहता है कि भाई अब मैं मुगल सम्राट के अधीन नहीं हूं। जब अलीवर्दी खां शासन करता है बंगाल में, तो क्योंकि वो काफी ज्यादा अनुभवी और काफी बेहतर नेतृत्व करता था, पूरे बंगाल पर बेहतर तरीके का नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब उनका जो वंशज अगला है, कोई लड़का उन्हें नहीं होता, 4 लड़कियां होती हैं, जिसमें चौथी लड़की का जो बेटा है सिराजुद्दौला, ऐसा नाम एक और आएगा शुजाउद्दौला, वो अलग है, अवध में है वो। ये बातचीत चल रही है सिराजुद्दौला, उनकी चौथी बेटी का बेटा, इनको वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। सिराजुद्दौला बेहतर शासक था। जैसे ही शासन करने के लिए बैठता है तो बंगाल में सभी परिवर्तन करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यूरोपियन सभी कंपनियों को व्यापार कर देने का दबाव डालता है। धीमे धीमे लगभग सभी कंपनियां तैयार हो भी जाती है, बस एक को छोड़कर, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। कई इतिहासकार कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने जब अपने आदेश, शाही आदेश इनके किलों पर भेजे तो इनके किलों से कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि कुछ जगह पर तो अपमानजनक शब्दों के साथ उन्हें जवाब दिया गया। साथ ही साथ कलकत्ता वाले क्षेत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैनिकों की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दी थी। सिराजुद्दौला को जब यह पता चलता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चुंगी कर या व्यापार कर देने से मना कर रही है, तो वह कुछ अंग्रेजों के किले ढहा देते हैं, समाप्त करते हैं। इसकी खबर कर्नाटक, चेन्नई या दक्षिण भारत के ब्रिटिश के जो भी क्षेत्र थे वहां तक पहुंचती है। सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल में बैठा हुआ ब्रिटिश अधिकारी अब साजिश करता है, और उसके सबसे बड़े सेनापति, क्योंकि उस जमाने में
कई सेनापति होते थे जिनके पास अपनी अपनी सेना के टुकड़ियां रहती थी। सबसे बड़ा जो सेनापति था वो था मीर जाफर। जाफर से आकर मिलती और कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब, क्योंकि हम लोग तो यहां शासन करने, हमें तो भाई व्यापार करना है, तुम हमें बस व्यापार की छूट देना। साथ ही साथ जब अलीवर्दी खान ने अपनी बेटी, चौथी बेटी के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उनमें एक उनकी मौसी थी सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात का विरोध करते, और ये बातें उन्हें पता थी, किन्हें, अंग्रेजों को भी। तो उन्होंने घसीटी बेगम या बाकी लोगों के साथ मिलकर इस पूरे सिराजुद्दौला के खिलाफ एक युद्ध वाली रणनीति प्रारंभ की। बंगाल के कुछ अमीर लोग भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, क्योंकि टैक्स या करों की दरों को बढ़ाया गया था। इस कारण से इन सभीयों के साथ साजिश करते हुए बंगाल के सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी के मैदान पर एक युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर भाग नहीं ले रहा। मीर जाफर ने कहा भाई मैं तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करता हूं कि मैं युद्ध में भाग। अब इसका बेनिफिट अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष रूप से मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ी सेना जिसके पास थी वो सेनापति भाग नहीं ले रहा है, पर कहा कि आपको मेरा वादा याद रखना है, आप जीते तो फिर बंगाल का नवाब मैं रहूंगा। इस युद्ध में कूटनीतिक तरीके से ही सही, लेकिन सिराजुद्दौला की हार होती है। अब वो जाफर जो कभी सपना भी नहीं देख सकता था नवाब बनने का, बंगाल का नवाब बनता है। जैसे ही नवाब बनता है तो मुफ्त में ही सब कुछ मिला है, तो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल उपहार देता है, बल्कि जो जो रियायतें चाहिए थी वो सारी रियायतें उपलब्ध कराता है। बंगाल का मतलब उस जमाने का बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, इतना बड़ा क्षेत्र, और इस क्षेत्र पर पूरे व्यापार की मोनोपोली। चाय दार्जिलिंग की वैसे भी फेमस है, तो इतने सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में का मतलब हुआ कि व्यापारिक तौर पर सारे प्रोडक्ट पर अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा, वे राजा के काफी अच्छे मित्र हैं, तो कोई भी व्यापारी या कोई भी उत्पादनकर्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी दादागिरी दिखाएगा और कहेगा 10 रुपए नहीं 2 रुपए के भाव से देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। इस तरीके से वहां के लोकल व्यापारी और उत्पादक वर्ग को बड़ी हानि पहुंचाई गई। पर बहुत जल्द ही मीर जाफर यह समझ गया कि वो तो अंग्रेजों की कठपुतली है। अब देखो, अंग्रेज कुछ भी हो, विदेशी है, मीर जाफर यहां का है, वो जानता है कि इस क्षेत्र को मैं जानता हूं और ये लोग मुझे चलाएंगे। बहुत जल्द ही मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। अब अंग्रेज फिर से वही रणनीति में आ जाते हैं कि अगर हमने मीर जाफर को बनाया तो धोखे से ही है। उसका दामाद मीर कासिम, उसको वह इस विरोध के कारण, उन्हें पता चलता है कि मीर जाफर सुन नहीं रहा आजकल, तो वो आनन फानन में फिर से कूटनीतिक षड्यंत्र करते हुए मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। इमेजिन करो, एक विदेश से आई हुई कंपनी व्यापार के नाम के लिए आई, पहले मौके नहीं मिले, तरसती रही, और आज भारत के सबसे अमीर प्रांत का नवाब तय कर रही है। मीर कासिम जैसे ही बैठा, उन्हें भी उपहार मिले थोड़े बहुत, लेकिन उतने नहीं। अब ये मीर कासिम पर दबाव डालने लगे कि आप हमें और भी आर्थिक सहायता दो, क्योंकि अंग्रेज भी युद्ध करने के कारण अपने अधिकतम लाभों से वंचित हो चुके थे। वे जो सोच रहे थे उतना मुनाफा उन्हें नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनको कई प्रकार से चुंगी वसूलने के लिए भी जो अधिकार मिले थे, वो चुंगी भी प्रॉपर तरीके से वसूल नहीं कर पाए, टैक्स भी बेहतर तरीके से वसूल नहीं कर पाए। तो मीर कासिम थोड़ा ज्यादा नेतृत्वशाली और ज्यादा ईगोइस्टिक था। ये तो मीर जाफर से भी पहले ही विरोध में आ गया,
और मीर कासिम ने कहा कि भाई आपने मुझे नवाब जरूर बनाया होगा, लेकिन मैं नवाब पूरे क्षेत्र का हूं और पूरे क्षेत्र के अनुसार ही निर्णय लूंगा। मीर कासिम की ऐसी बातें सुनकर कंपनी ने पुनः उसे अपमानित करते हुए मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। यह मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम अपने इस बदले की भावना को लेते हुए अवध के नवाब के पास पहुंचा। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, उसे बताया कि बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरीके से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, और वो दिन दूर नहीं जब अवध में भी यह काम होगा और अवध में भी वो हस्तक्षेप करेगी। अवध में भी वहां अंग्रेजियों की कई कंपनियां उपस्थित थी, कई किले उपस्थित थे। तो शुजाउद्दौला को डराया, समझाया और कहा कि आप मेरा साथ दो, इन विदेशी हुकूमत को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। शुजाउद्दौला ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे पास जो सेना है मैं उसमें से लगभग आधी सेना तुम्हें दे पाऊंगा। दूसरा, अगर हमें मुगलों की अनुमति मिल जाए, मतलब एक तरीके से सपोर्ट मिल जाए, तो चीजें बेटर होगी। भले ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हो, लेकिन दुनिया, भारत के अधिकतर क्षेत्र में उसका दबदबा आज भी है। फिर मीर कासिम और शुजाउद्दौला की टीम मुगल शासक उस समय उपस्थित थे शाह आलम द्वितीय, उससे मिलती है। शाह आलम द्वितीय को सारी बात बताती है और कहते हैं कि मैं तो भाग नहीं लूंगा, लेकिन मेरी सेना इसमें मदद करने आएगी। तो दूसरा युद्ध की रणनीति शुरू हो रही है 1764 में, बक्सर का ये युद्ध। पर यह युद्ध कूटनीति से ज्यादा सैन्य शक्ति का परिचायक है, क्योंकि एक तरफ 3 लोगों की सेना है, मीर कासिम की थोड़ी बहुत सेना, शुजाउद्दौला की सेना और मुगल शाह आलम द्वितीय की सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की सेना। और बक्सर की इस लड़ाई में हम कूटनीति तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस युद्ध ने जब अंग्रेजों को जीत दिलाई तो यह तय करा दिया कि अब यहां पर केंद्रीय सत्ता मुगल नहीं अंग्रेज होंगे। बक्सर की इस लड़ाई में मीर कासिम को मारा गया। साथ ही साथ शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, उसे बख्शा गया और कहा कि जो सुविधाएं हमें बंगाल में मिली थी वो अब हमें अवध में भी मिलेगी। साथ ही साथ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से कहा गया कि महोदय आप बीच में क्यों आ रहे हैं, आपका ये पूरा क्षेत्र अभी मैं घोषित करता हूं कि ये क्षेत्र पूरा आपके अंडर में है, अप्रत्यक्ष रूप से आपके, और मैं आपको जो भी टैक्स वसूल करूंगा उसका एक हिस्सा भेजते चलूंगा। तो मुगल खुश हो गया उसमें कि भाई मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया है। अब यहां पर पहली बार बंगाल में ये शासन करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बंगाल पर डायरेक्ट शासन करना अभी भी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये बंगाल पर खुद राजा बन जाते तो फिर ये भारतीय राजाओं के शत्रु बन जाते, क्योंकि सभी भारतीय राजा एक दूसरे के शत्रु ही थे। ये नहीं चाहते थे अब और युद्ध करना। तो ये क्या करते हैं, मीर जाफर के अल्प आयु वाले बेटे को नवाब बनाकर पूरी मेन पावर अपने पास रख लेते, खास करके राजस्व वाली, पैसे वाली, कि पूरा रेवेन्यू का जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी रहेगी और जो बाकी मामले हैं वो राजा देखेगा, नवाब देखेगा। नवाब के पास कोई पावर वैसे है नहीं। इसको कहा गया द्वैध शासन। जो बातचीत मुगल के साथ और शुजाउद्दौला के साथ होती है उसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। उसके बाद द्वैध शासन शुरू होता है। लेकिन वास्तविक रूप में ये अभी भारत के बारे में इतना जानते थोड़ी है, भारत को अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाए, तो 10-12 वर्षों में क्या ये खाक जान लेंगे। इन्हें लगता था कि हम बहुत अच्छा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उतना टैक्स कलेक्शन इलाहाबाद की संधि के बाद भी ये नहीं कर पाए।
ये बात है 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद। और क्योंकि कई युद्ध किए, उधर कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, इधर प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और भी छोटे छोटे युद्ध इन्होंने कई जगह किए। कंपनी की हालत खराब हो गई थी, कंपनी उतना मुनाफा नहीं कमा पाई, उससे ज्यादा तो यहां पर युद्धों में खर्च हो गए। युद्धों में अच्छे अच्छे बड़े देश निपट गए, ये तो कंपनी थी, इसका दिवालिया निकलने वाला था। तब ये समझ गई थी कि अब हमें आर्थिक मदद एक ही व्यक्ति कर सकता है। ब्रिटेन की रानी या जो भी ब्रिटेन सांसद, तो इन्होंने आवेदन किया लोन का कि महोदय हमें लोन चाहिए। और अब जरा ब्रिटेन के सीन पर आइए। पिक्चर का दूसरा सीन यूरोप में आते हैं। यूरोप में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत गई थी, वहां के जितने भी कर्मचारी और जितने भी वर्कर थे, सब अमीर हो होकर लौट रहे थे। और इस कारण से दूसरे व्यापार की कंपनियां जो अमेरिका में व्यापार कर रही थी, ब्राजील में व्यापार कर रही थी, इंडोनेशिया में व्यापार कर रही थी या कई और कर रही थी, उनका उतना कमाई नहीं हो रही थी। इन सबको समझ में आ गया था कि कमाई का तो केंद्र भारत ही है, पर हमें कैसे मौका मिले। दूसरा, जैसे जैसे बक्सर की लड़ाई को जीता, वहां का जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, उसे पता चला कि इन्होंने तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, संपन्न भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। तो इस पार्लियामेंट में इस सरकार को कई लोगों ने उकसाया, भड़काया कि महोदय उनके कब्जे में कोई साधारण देश नहीं, भारत है, और जिसके पास भारत है, पुर्तगीज इतने अमीर हुए, अंग्रेज जो लोग कर्मचारी इतने अमीर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको उखाड़ के नहीं फेंक सकते? इनको कंट्रोल करना शुरू करिए, नहीं तो ये आपको कल तकलीफ दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुदबुगाहट थी कि इनके हाथ में भारत जैसा संपन्न क्षेत्र आ चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट इस मौके की फिराक में थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अनुसार नियंत्रित किया जा सके। और वो मौका उसे मिल गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋण की अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा हम आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे, हां तो बोलना है बस, लेकिन हमारी कुछ इन्हीं शर्तों के साथ 1773 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है, किसे? कंपनी को। इस तरीके से भारत पर इनडायरेक्टली ब्रिटेन की पार्लियामेंट का पहला कानून लागू होता है और भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कब्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। 1773 के इस कानून के बाद 1781 का कानून, 1784 का कानून, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में ब्रिटेन की पार्लियामेंट उनको बोलती है कि अब हम आपको 20 साल के लिए मोनोपोली के अधिकार देंगे। तो 1793 से 1813 पहले 20 साल खत्म होते हैं। 1813 में पूरे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। पिक्चर के इस सीन में पूरे ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी सूत मिलें और कपड़े का उत्पादन अद्भुत तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से बढ़ गया है। पूरे उत्पादक टेंशन में है, उत्पादन तो कर लिया, बेचोगे कहां? तब सभी देश, सभी व्यापारी देश भर के, कहां के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन की संसद पर दबाव डालते हैं। भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में यदि हम अपना माल खपत कर दें तो हम पूरे भारत में से इतनी कमाई करके आएंगे कि अपना देश संपन्न हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन की संसद
स्पष्ट कर देती है कि अब सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारी मोनोपोली खत्म, लगभग, पूरी नहीं, क्योंकि दो जगह भी उन्हें मोनोपोली देते हैं। चाय के बिजनेस में आपका ही शासन चलेगा और चीन के साथ व्यापार में आपका ही कंपनी व्यापार करेगी। बाकी किसी भी मामले में अब आपकी अकेली कंपनी नहीं रहेगी, पूरे ब्रिटेन की कई कंपनियां यहां व्यापार करने आएगी और ब्रिटेन का सामान बेचेगी। अगले 20 वर्ष के लिए चार्टर एक्ट के तहत सारी बातें तय होती हैं और 1833 में पूरी मोनोपोली को खत्म किया जाता है। मेरे लाल, तुमसे बैठे नहीं जा रहा है, तुम चले जाओ, क्योंकि मेरा ध्यान डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। फिर बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब अगर हो गया तो मेरी कहानी टूट जाती है। ढंग से बैठेंगे, नहीं बैठे जा रहा है, बाहर का दरवाजा है, पर बैठना ढंग से होगा बिल्कुल। तो 1833 में मोनोपोली पूरी तरह से खत्म हुई। अब जरा इस कहानी में एक ट्विस्ट पर आते हैं। 1813 में मोनोपोली जरूर खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इनके दिमाग में आया। ब्रिटेन में व्यापारियों ने कहा, क्या भारतीय हमारा कपड़ा खरीदेंगे? क्योंकि हम तो सूट बूट बनाते हैं, हम तो सूट पैंट बनाते हैं, हम तो ऐसा सामान बनाते हैं जो भारतीय पहनते नहीं। भारतीय तो धोती कुर्ता पहनते हैं, भारतीय तो टूथपेस्ट यूज नहीं करते, वो तो दांतोन में नीम की लकड़ी यूज करते हैं। तो क्या भारतीय हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे? तब इन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के तहत भारतीयों के मानसिक परिवर्तन की प्लानिंग की। सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम भारतीय एजुकेशन पद्धति पर काम करेंगे। हम भारत में होने वाले जो भी गलत काम है उसको सुधार के नाम पर एक आधुनिकता का प्रचार करेंगे। हम ब्रिटिश जो भी मेंटेलिटी है वो व्यक्ति भारतीय जरूर होगा जन्म से, लेकिन उसका खोपड़ी यूरोपियन जैसी होगी, वह सूट बूट पहनना पसंद करेगा। इस तरीके की विचारधारा के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों को भी 1813 में यहां भेजा जाएगा, ताकि भारतीयों के मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव शुरू किए जा सके। अब इसी दौरान कहानी में यह होगा कि कुछ भारतीय पढ़ लिख लेंगे, पर पढ़ लिख लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पढ़ाई कराने वाला कोई भी हो, जब बुद्धि विकसित होती है तो तर्क भी विकसित हो ही जाता है। भारतीयों की बुद्धि के विकास का जो माइंड सेट वो सोच रहे थे कि वो हमारे जैसे होंगे, भारतीयों में समाज बट गया। कुछ लोग उनकी बुद्धि के अनुसार तो सोचने लगे, लेकिन कुछ लोगों के बुद्धिमत्ता ने जवाब दिया कि क्या हम इनकी देखा देखी भेड़चाल में तो नहीं चले गए। फिर इन्होंने भारत के इतिहास की परतों को ढूंढना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास खोजा, जिसमें सिंधु घाटी वाली बातचीत तो उस समय चर्चा में थी ही नहीं। वैदिक काल के बारे में कुछ परिणाम मिले, वैदिक ग्रंथों के बारे में पता चला, वेदों के बारे में पता चला, उपनिषदों के बारे में पता चला। उनके द्वारा बनाए गए कई जीवन के ऐसे प्रश्नों के जवाब मिले जो कि उस जमाने में मध्यकाल में किसी के पास नहीं थे। तब भारत में दो प्रकार की विचारधारा ने जन्म दिया। एक था आंग्लवादी, जिनको कहते थे कि वह पश्चिमी सभ्यता का समर्थन करते हैं। एक थे प्राच्यवादी, ओरिएंटलिज्म वाले, जो पुरानी बातों की ओर चीजों को लेकर जाना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें यह पता चला कि आज भारत अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों का मतलब बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अनुसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी पुरानी बातों को त्याग दिया। और इस तरीके से दो अलग अलग समाजवादी सुधारक आ गए। एक जो समाज को आधुनिकता के आधार पर नई विचारधारा को देना चाहते हैं, और दूसरा वे सुधार चाहते हैं लेकिन वो पुराने तरीके से, न कि अंग्रेजों के तरीके से। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सुधारवादी आंदोलन जन्म लेने लगे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के सभी धर्मों में, मुस्लिम, हिंदू में जो धर्मों की कमियां थी उसकी घोर आलोचना शुरू की।
और इसी से जब कोई आलोचना करता है तभी सच में पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे धर्म में क्या कमियां हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे धर्म सुधारक आंदोलन तेजी से उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो ये कहानी हम 1813 के आगे फिर पढ़ेंगे। पहले कुछ फैक्ट और बातों को समझ लेते। पिक्चर बनती चली जा रही है, मेन स्टोरी अगर नहीं दिमाग में है तो फैक्ट कितना भी कर लो, यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, हम चीजों को थोड़ा विश्लेषण तरीके से समझते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर होती है। उसके बाद मुगल शासकों में योग्यता, दूरदर्शिता और कूटनीति उतनी बेहतर नहीं होती। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर राज्यों का अनौपचारिक रूप से केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होना, फलस्वरूप राजनीतिक एकता का विखंडन, विभिन्न स्वघोषित स्वतंत्र प्रदेशों के मध्य राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि अब हर कोई अपने अपने क्षेत्र का नवाब बन गया, हर कोई अपने अपने क्षेत्र का मालिक बन गया। तो ये सोच रहा है कि मैं भी मुगलों जैसा मालिक बनूं पूरे भारत का। फिर वो अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करेगा, अपने जितने आसपास के क्षेत्र हैं उनसे युद्ध करना शुरू होगा। जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो वो जो मोती है बिखर जाते हैं। वही कहानी यहां भी होगी कि भाई कहीं ना कहीं हमारे भारत के जितने भी छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्र थे, अब वे एक दूसरे के साथ युद्ध करने में व्यस्त हो जाते हैं। और सबसे पहले हैदराबाद, बंगाल, महाराष्ट्र, ये क्यों? क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता थी तो दिल्ली के दूर के क्षेत्र है ना, ये आप अगर भारत का मैप देखें तो ये दिल्ली, तो इतना क्षेत्र तो भाई इतने आसानी से केंद्रीय सत्ता थोड़ी कमजोर होगी। सबसे पहले केंद्रीय सत्ता का कमजोर कहां हमें पड़ेगा, पढ़ाओ, जो ये वाले हिस्से हैं, जो ये वाले हिस्से हैं, जो इस वाले हिस्सों में आएंगे। और इसीलिए बंगाल, हैदराबाद और मैसूर, अवध के स्वतंत्र डिक्लेयर करने का कारण था उस शासक का संपन्न होना, क्योंकि वो था नजदीक में ही, लेकिन वो संपन्न बहुत था। मतलब अवध और बंगाल, इनसे ज्यादा अमीरी कहीं पर नहीं थी। उसके बाद हैदराबाद का राजा, मतलब आज अगर हम अमीरी के क्रम में कहें कि आज जैसे हम रैंक लाते हैं तो भारत में आज भी जो हैदराबाद का नवाब है उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो जो रैंकिंग आती है वे उन लोगों की आती है जिन्होंने अपने बलबूते कमाई की है। राजा नवाबों की जो कमाई होती है वह बलबूते वाली नहीं, वंशानुगत होती है। तो क्या रीजन समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों अलग होने की शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़े से केंद्रीय सत्ता से दूरी ज्यादा रखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपियन कंपनियां, दूसरी ओर भारत में विद्यमान यूरोपियन कंपनी के बीच भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर संघर्ष हुए। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत, फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक प्रमुख और शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित होना अब कोई दूसरा यूरोपियन प्रतिद्वंदी रहा नहीं। देखो कैसे डेनिश 1745 में ही बेचकर चले गए थे। डचों की छोटी सी कंपनी, इंटरेस्ट थी नहीं उनको। पुर्तगालियों को ब्राजील मिल चुका है, वो इधर इतना ध्यान, तो बचा कौन फिर? फ्रांसीसी और ब्रिटिश। फ्रांसीसी को हरा दिया, फिर केवल कौन बच गया? और इसी कारण से भारत पर अब ब्रिटिश सत्ता के पैर ज्यादा मजबूत हो गए। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक प्रमुख और शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित ना हुई। अब कोई यूरोपियन प्रतिद्वंदी भारत में शेष नहीं था। केंद्रीय मजबूत सत्ता के अभाव में बंगाल और अवध जैसे प्रदेशों को परस्पर शक्ति संघर्ष में व्यस्त होना। जहां मैंने एक कहानी बताई थी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला क्या सोचकर साथ दे रहा होगा? वो ये सोचकर साथ दे रहा था कि आज अगर बंगाल और अवध एक हो गए तो हम सबसे ज्यादा अमीर हैं, फिर भारत के पूरे भाग पर हमारा ही शासन होगा। अवध का नवाब अलग प्लानिंग में बैठा है, इधर मुगल अलग सोचकर काम कर रहे हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट है।
लेकिन वहां ब्रिटिशर्स जो बैठे हैं वो केवल एक ही इंटरेस्ट के साथ है, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप का क्रम भी प्रारंभ होता है ताकि अपने व्यापारिक हितों को अधिक प्रसारित किया जा सके। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्य तंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। 2017 क्या दिमाग में बातें आ पाएगी अब, किस तरीके से विखंडित मानसिकता आ रही है, क्योंकि हर कोई बट चुका है, हर कोई अपने पड़ोसी के साथ युद्ध और साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, हर किसी को केंद्रीय सत्ता के रूप में अपने आप को कायम करने का जो एक तरीके से हम कहेंगे कि दिमाग में कंसेप्ट है कि भाई हम भी आएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी दिमाग में यही है कि हम केंद्रीय सत्ता बनना चाहते हैं। हर कोई केंद्रीय सत्ता के स्थापना में अपने आप की दावेदारी पेश कर, जैसे वर्तमान में जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो हर पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने का दावा करती है। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और मजबूतीकरण। अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना, जैसे कि हम जानते हैं बंगाल की संपन्नता, लेकिन कलकत्ता जैसा बंदरगाह भी है, हुगली नदी के रूप में श्रेष्ठ व्यापारिक जलमार्ग, आर्थिक दृष्टि से बंगाल संपन्न था। फ्रांसीसी कंपनी से कंपटीशन यहां कम था क्योंकि पूरी फ्रांसीसी कंपनी दक्षिण में बहुत व्यस्त थी। कर्नाटक कहो या फिर मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला भाग कहो, बहुत सारी जगह पर फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप थे। अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां थी जो धीरे धीरे और अनुकूल होती गई। फिर आए प्लासी की लड़ाई पर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अलीवर्दी खां ने बंगाल का अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु और सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। 23 जून 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। मीर जाफर की जगह फिर इस युद्ध में किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर। और फिर मीर जाफर ने जब उनकी नीतियों को लागू नहीं करवाया तो उनसे नाराज होकर मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसको बंगाल की दूसरी क्रांति, प्लासी को बंगाल की पहली क्रांति। प्लासी की जो लड़ाई थी भागीरथी नदी कहो या गंगा नदी कहो उसके किनारे, क्योंकि बंगाल में कुछ जगह पर गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो द बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर एक घटना कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ये इतिहासकार गारंटर नहीं है, इतिहासकारों को संशय है कि ये हुई भी या नहीं। ब्लैक होल की घटना में माना गया था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बहुत बड़ी संख्या को एक कमरे में बंद कर दिया और केवल एक ही अंग्रेज उसमें से बच निकला था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई। एक छोटी सी कोठरी में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जीवित रहने वालों में हॉलवेल को इस घटना का रचयिता माना जाता है। ब्लैक होल की घटना को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है, मतलब कहा जाता है कि उनको मारा गया पूरी तरह से। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम नाराज हो गया था, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफर, मीर कासिम। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद युद्ध होता है। युद्ध में फाइनली अंग्रेजों की जीत होती है। देखो प्लासी की लड़ाई तो बदमाशी से जीती गई, लेकिन बक्सर की लड़ाई को आप बदमाशी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी कूटनीति, पूरा राजनीतिक और सैनिक शक्ति का उपयोग किया गया और 3 संयुक्त सेनाओं को हराया गया अंग्रेजों के द्वारा। बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी तरह से बंगाल अब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। तब उन्होंने मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि की और इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का, इसका मतलब आप समझे, इनको भी पता है कि मुगल उतने शक्तिशाली नहीं है, पर इन्होंने राजनीति के तहत मुगलों को कहा
कि महोदय आप यहां क्यों आ रहे हैं, हम तो आपके अधीन हैं और आपसे अनुमति मांगते हैं कि आप हमें बंगाल की दीवानी का अधिकार दे। देखा जाए तो अधिकार मांगने की कोई जरूरत, पर इस दिमाग के पीछे कहानी बस इतनी सी है कि पूरे राजाओं को सूचित कर रहे वो भारत के, हम यहां पर शासन करने, क्योंकि मीर कासिम ने भड़काया तो सभी को ही होगा, पर जो युद्ध करने आए वही सामने आ पाए। तो उसने कहा भाई हम तो क्या करना चाहते हैं, केवल व्यापार। दीवानी मतलब पैसा वसूल करना, ये तो एक काम होता है, इसमें कोई शासन वाली बातचीत तो है नहीं। अवध में कंपनी के व्यापार को करों में और देना ही थी। शुजाउद्दौला भी हार चुका था एक तरीके से। अवध को कंपनी द्वारा सैन्य सहायता देना, और इससे अवध सैन्य दृष्टिकोण से कंपनी पर क्या हो गया, एक साथ वैसे सैन्य सहायता नहीं। पहले अवध के नवाब से कहा आप अपनी आधी सेना नहीं रखेंगे, उसकी जगह अब हमारी सेना आपके पास रहेगी। पर वो जो आखिरी का समय आता है ना सहायक संधि का, तब अवध की वो बची हुई आधी सेना को भी खत्म कर देते हैं और फाइनली अवध का नवाब पूरी तरह से अंग्रेजों पर ही निर्भर। और इस जमाने के जो नवाब थे ना, वो शौकीन ज्यादा थे, मतलब उनके अंदर वो युद्ध वाली, वो एक महत्वाकांक्षा जो होती है अपने साम्राज्य वाली, वो नहीं, मुफ्त वाली चीजें चाहिए कि किसी तरीके का षड्यंत्र हो और हम किसी दूसरे क्षेत्र को कब्जा कर ले। यही कारण रहा कि इस समय के अधिकतर जो नवाब थे वह अंग्रेजों के साथ बेहतर लोहा नहीं ले पाए, और बहुत चीजें बदल सकती थी अगर पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा जीत जाते, क्योंकि उस युद्ध में अगर विजयी हो जाते तो केंद्रीय सत्ता मराठों के हाथ में आती और फिर पूरा भारत वापिस धीमे धीमे अंग्रेजों से मुक्त कराया जाता। लेकिन वही है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का लाभ। युद्ध हुआ मराठा और अफगानिस्तान के शासक के बीच, शाह अब्दाली के बीच, लेकिन पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला, क्योंकि वो चला गया, जो थे उनको लौटा दिया, रहा कोई नहीं, वो फायदा उठाया अंग्रेजों ने। तो यहां परिणाम कई बार भारत के लिए काफी खतरनाक रहे। बक्सर के युद्ध के समय वेंसी टाट कंपनी का गवर्नर था। बक्सर युद्ध के बाद पुनः जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना पहले प्लासी के समय, उनको अनुभव था, उन्हें कहा कि आप जाइए और उस क्षेत्र को बेटर तरीके से कंट्रोल करिए। बंगाल का गवर्नर बनाया गया, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर केवल कंपनी का गवर्नर नहीं है, उस पूरे क्षेत्र का, वहां पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी निर्णय लेगी वो इसी गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो कंपनी निर्णय लेगी। क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर साइन किए हैं। 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को निजामत फौजदारी संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी वसूलने हेतु बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सितब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति किसने की? कंपनी ने। इनको बहुत बड़े जमींदार, जैसे महात्मा गांधी जी के पिताजी नहीं थे, दीवानी के अधिकार थे उनके पास, मतलब एक तरीके से बहुत ही संपन्न परिवार, और उस तरीके से ही यहां दीवानी के अधिकार दिए इन्होंने कंपनी ने कि तुम हमें वसूल करके दोगे। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति हुई। इस प्रकार क्लाइव द्वारा बंगाल के संबंध में द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब जो निजामत या फौजदारी के जो मामले थे वो नवाब देखेगा, और जो भी राजस्व के मामले हैं वो कंपनी देखेगी। देखो द्वैध शासन वर्ड कई जगह आएगा, पर द्वैध शासन का हर बार मतलब अलग अलग होगा। जैसे 1919 में भी हम राज्यों में कहेंगे द्वैध शासन आता है, पर उसका मतलब कुछ और है। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आता है, उसका मतलब कुछ और रहेगा। फिर 1784 के कानून में भी
द्वैध शासन आएगा, लेकिन उसका मतलब कुछ और रहेगा। तो द्वैध शासन भारत में 4 बार, 1765 इलाहाबाद की संधि, 1784 में, 1919 में और 1935 में। क्लियर है बातें? यह द्वैध शासन 2 अर्थों में, दीवानी का अधिकार कंपनी को, जबकि निजामत संबंधी कार्यों का दायित्व मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब को। और दूसरा अर्थ है कि दीवानी और निजामत संबंधी वास्तविक शक्ति किसके पास थी? कंपनी के पास, लेकिन नाम मात्र की शक्ति किसके पास थी? या तो मुगल सम्राट को या फिर बंगाल के नवाब के पास। द्वैध शासन की कमियां और विफलताओं को देखते हुए संचालक समिति, मतलब जो डायरेक्टर बोर्ड है किसका? कंपनी का, उसने तय किया कि अब वो स्वयं दीवानी वसूल करेंगे। मतलब अभी तक उन लोगों ने जिनको दीवानी के अधिकार दिए थे उन्हें कहा कि अब दीवानी का अधिकार हमारे पास ही रहेगा डायरेक्टली। मतलब अब पहली बार ये कंपनी अपने कर्मचारी नियुक्त करेगी और उनसे कहेगी कि तुम्हें राजस्व वसूल करना है, तुम्हें हम सैलरी देंगे। यही से कलेक्टर वाला पद, ये है कलेक्टर पद की उत्पत्ति का इतिहास। क्योंकि जिसको भी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया उसका नाम रखा कलेक्टर। क्या करता है वो? कलेक्ट करता है। किसे? राजस्व को। और वो सैलरी बेस्ड था। जैसे ये जो दुर्लभ राय थे, राय दुर्लभ थे, ये सैलरी वाले नहीं थे। एक हिस्से के साथ उन्हें चीजें लौटानी पड़ती थी और कुछ हिस्सा अपने पास। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, अब हम नौकरी पर लोगों को रखेंगे और उनसे ही सारी वसूली कराएंगे। 1772 में वारेन हेस्टिंग के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही द्वैध शासन समाप्त। वारेन हेस्टिंग को भेजा गया। वारेन हेस्टिंग का नेतृत्व काफी अच्छा माना जाता था। अब यहां थोड़ा कहानी समझना। ये जितने लोग आ रहे हैं ना गवर्नर के रूप में, ऐसा मत सोचना कि ये लोग केवल भारत में ही गए थे। इनमें से कुछ लोग अमेरिका में भी अनुभव काम कर चुके थे, दूसरी जगह पर। तो उन्हें पता है कि कैसे किसी जगह पर, नई जगह पर शासन किया जाता। तो वारेन हेस्टिंग को भी काफी लंबा अनुभव था। तब कहा गया कि भारत के क्षेत्र में ऐसे अनुभवी व्यक्ति को भेजा जाए। और वारेन हेस्टिंग ने आते ही ये सब सिस्टम खत्म कहा और कहा कि अब हम अपने कर्मचारी नियुक्त करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग भारत में कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मजबूती प्रदान करेगा। अब इस कहानी में क्या होगा? व्यापार, वो कर्जे में आ गए। कौन? कंपनी। अर्जी देंगे पार्लियामेंट को। किसकी? ब्रिटेन की। कंपनी ने स्वयं दीवानी वसूलने के बजाय बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा चितबराय इनको वसूलने के अधिकार दिए थे। किंतु दूसरी ओर कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। 1772 तक कंपनी पर लगभग 60 लाख पाउंड, ये आज का भी पकड़ लो तो भी बहुत बड़ा कर्जा है ये। 60 लाख पाउंड का कर्जा कंपनी द्वारा, मतलब 60 लाख, आज एक पाउंड 100 रुपए का पकड़ लो, 6000 लाख, 100 से डिवाइड करो, 60 करोड़ रुपए के कर्जे में उस जमाने का। भाई आज करेंसी एक्सचेंज वही पकड़ लेते, और उस जमाने में ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। जैसे वर्तमान में हमारे जो भगोड़े लोग लेकर गए पैसा, ऐसा ही पकड़ो 6000 8000 करोड़ का कर्जा। वही बीच में फिर पता चला कि रिपोर्ट सामने आई और पता चला कि सब कुछ फर्जी चल रहा है। कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड की अदायगी ब्रिटिश सरकार को कंपनी को देना पड़ता था, ताकि कंपनी अपने हितों को संरक्षित रख सके। कंपनी को 4 लाख पाउंड हर साल ब्रिटेन की पार्लियामेंट को देना पड़ता था, ताकि वो मोनोपोली में किसी दूसरी कंपनी को ना भेजे और ब्रिटिश सरकार का उस पर न्यूनतम नियंत्रण और हस्तक्षेप रहे। कंपनी द्वारा अपने भागीदारी को, लाभांश को, और कंपनी इतनी बदमाश, घाटे में चल रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट हैं, उनको पैसे ज्यादा दे रही है। 6.5% से बढ़ाकर कितना बेनिफिट दिया? लगभग 2 गुना।
कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों का अनुमति थी, वो तो फ्रांसीसी भी कर रहे थे। कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उतना राजस्व नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण था 1770 में, पर अभी मैं आपको एक इतिहास में अभी एक किताब आई थी नई, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का कितना शोषण किया गया उसका एक वर्णन किया गया था। तो इसमें एक पत्र मिला गया है, एक पत्र लिया था वॉरेन हेस्टिंग ने, फिर कार्निवलिस ने भी वो पत्र लिखा था अंग्रेजी सरकार को। उसमें क्या लिखता है ये कि पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मौतों का तांडव है, लेकिन हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पिछले साल की तुलना में अधिक राजस्व वसूल किया है। इमेजिन करिए कि किस तरीके से इन लोगों ने राजस्व की वसूली की होगी। किसी किसान ने अगर एक बोरी गेहूं पैदा किया होगा तो पूरा गेहूं अपने पास ही लेकर आ गए होंगे। इस तरीके की कई दर्दनाक कहानियां इसमें आपको मिल सकती है। कंपनी के सैन्य खर्च में वृद्धि, क्योंकि कंपनी को मराठों आदि क्षेत्रीय शक्तियों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने हेतु अपनी सेना को मजबूत बनाना जरूरी था। पहला आंग्ल और मैसूर युद्ध, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 से 1769 के कारण कंपनी के खर्च बढ़े। नीचे तो युद्ध चल ही रहे थे। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी गए, भारतीय तो है ना अभी, तो हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान, ये तो रहेंगे। तो युद्ध अभी चल रहे हैं लोकल राजाओं के साथ। डच लोगों द्वारा चाय की तस्करी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका के साथ चाय के व्यापार में घाटा। ये डच के लोग भारत से चोरी छिपे चाय ले जाते थे और अमेरिका में बेचते थे। अमेरिका में इनकी चाय ज्यादा बिकती नहीं थी, तो जो सोचते थे कि हम मुनाफा कमाएंगे, उतना मुनाफा नहीं कमा पाए। निष्कर्षतः कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई, किंतु कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इंग्लैंड में धनी होकर लौटने से वहां का जो अमीर वर्ग है वो थोड़ा बहुत ईर्ष्या करने लगा। देखो भाई, ऑब्वियसली आप अपने गांव में हैं, गांव का चौधरी बहुत संपन्न परिवार से है। जब आप दिल्ली से अमीर होकर गांव जाते हैं तो चौधरी क्या कहता है, किसे पता क्या कर रहा है दिल्ली में, हो सकता है कोई गलत काम कर रहा होगा, जल्द ही पता चल जाएगा। तो वो भी अभिजात्य वर्ग, जो वो भी अमीर लोग जलने लगे। तो थोड़ा बहुत वहां राजनीतिक पकड़ में तो उनकी पकड़ ज्यादा रहेगी। किनकी? वहां के लोकल लोगों की, क्योंकि ये तो व्यापारी लोग आ रहे और जा रहे। जब इंग्लैंड के जनमानस में यह भावना प्रचलित थी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनका कर्मचारी करोड़पति, कंपनी भी ऐसा सोचकर सब लोग बैठे हैं। इधर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने तो कंपनी को ऋण की जरूरत पड़ती है। कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड के ऋण की, 60 लाख का कर्जा अलग है, 10 लाख और मांग रहे हैं। किंतु इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी के इस अनुरोध को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा। अब प्रधानमंत्री आ गए, राजा नहीं कहा हमने, क्योंकि उधर क्या हो गया है, ब्रिटेन की क्रांति हो चुकी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, प्रधानमंत्री भी जानता है कि हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इतना बड़ा भूभाग कब्जे में आ रहा है तो इसे ध्यान रखा जाए। दूसरा, एक जो होता है ना कहावत जिसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता। हमारी दुर्भाग्य कहें या हमारी किस्मत कहें, ध्यान से समझना जरा कहानी। 1774 की ओर ले जाओ, पिक्चर के सीन में लाओ अमेरिका को। उधर शुरू हो गई है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका के जो लोग थे वो यूरोप से ही आकर बसे थे। अमेरिका को बसाया उन लोगों ने है जो यूरोप से तड़ीपार किए गए, जिनको यूरोपियों ने सजा दी, धर्म के नाम पर बहिष्कृत कर दिया, या जिन लोगों को लगता था कि ब्रिटेन, फ्रांस उनके रहने की जगह
नहीं है, वे अमेरिका में जाकर बसे थे। तब ये कंपनियां इन पर निर्णय लेती थी। तब यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि हमने जब यूरोप का साथ छोड़ दिया तो ये जमीन हमारी, हम लोग यहाँ का निर्णय लेने वाले। ये कंपनियां कौन होती है? निर्णय लेने वाली। तो वहां पर तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां की कंपनी के खिलाफ जो अंग्रेजों की थी विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब क्योंकि वे तो ब्रिटिशर्स लोग ही थे, यूरोपियन लोग ही थे, वे जानते थे कि ये क्या रणनीति अपनाएंगे। किनकी बात कर रहा हूं मैं? अमेरिका में बसे हुए ओरिजिनल रेड इंडियन अमेरिकन वहां बेचारे जनजाति के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। तो बड़े बड़े जो बंदरगाह और शहर बसे थे अमेरिका में, उसमें यूरोपियन लोग ही बसे थे। तो वहां के लोगों ने विद्रोह किया कि यहां का निर्णय हम लेंगे। ब्रिटेन या कहीं देश, दूसरे देश की संसद हमें नहीं बताएगी कि हमें यहां पर। तब ध्यान से समझना, वहां भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। फ्रांस ने वहां के लोगों को भड़काया, कहा कि बोले हमारी कंपनी तुम्हारे साथ है, क्योंकि फ्रांस की कंपनी उतना मुनाफा जितना कि ब्रिटेन की कंपनी। तो फ्रांस ने वहां के लोकल लोगों का साथ दिया और कहा कि इसको उखाड़ फेंको, तुम निर्णयकर्ता बनो, तुम तय करोगे। क्योंकि फ्रांस जानता था अगर जीत गए तो जो भी बनेगा हमें थोड़ी बहुत तो रियायत देगा। अब जब वहां अमेरिकन क्रांति हुई तो ब्रिटेन को अपना पूरा क्षेत्र त्यागना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि अब हमारी कंपनी आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। वहां पर लगभग 13 राज्य थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। 13 अलग अलग राज्यों ने मिलकर इस कंपनी का विरोध किया। हमारे यहां पर ये 13 राज्य खुद ही लड़ रहे हैं कि मैं आऊंगा। उधर के लोगों ने क्या समझदारी बरती? पूरे एकजुट हुए और इसीलिए जब उन 13 राज्यों ने मिलकर देश बनाया तो नाम रखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमें पटेल साहब की जरूरत पड़ी जोड़ने के लिए, वे लोग खुद जुड़ने आए थे। यही अंतर है कि इतना तेजी से वो आगे, जो एक साथ रहेंगे, जो बिना झगड़ों के रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और जो कहेंगे कि नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूं, वो पतन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, जो भारत के साथ होगा। और इस समय भी कई अनपढ़ लोग जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ी है, वे लोग विरोधी स्वर में कई प्रकार की गंदी गंदी बातों के प्रभाव में आकर अपने देश की एकता और अखंडता पर कई सवाल खड़ा करते। उन्होंने एक अच्छा नारा अपना लिया है, मेरे जैसा व्यक्ति जब ऐसी बातें बोलेगा तो वो मेरे जैसे व्यक्ति को एक गंदा सा नाम देते हैं। जिन लोगों को लिबरलिज्म को लिबरांडू ऐसा गंदा सा नाम देते हैं। पर मैं उनको बता दूं कि इन लिबरल लोगों के कारण ही भारत के उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। मतलब इस तरीके के गंदे विचारों से जो लोग ओतप्रोत है, उन्हें बस मैं एक बार कहूंगा कि वो इतिहास जरूर पढ़े, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि इतिहास में जब भी कोई कट्टर हुआ है उसने स्वयं का ही नुकसान किया। क्या अली वर्दी खा के उस अलग होने से उसे कितना लाभ मिला? फाइनली तो उसके वंश को समाप्त ही कर दिया गया। किस व्यक्ति को लाभ मिला फाइनली? तीसरे व्यक्ति को, जो अफगानिस्तान लूट मार करके भारत से बहुत सी संपत्तियां लेकर गया। क्या हाल है उसका? आज भी उसके नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे। हमें खुशकिस्मत होना चाहिए कि हम गांधी के देश में बैठे, जिसने इतनी दूरदर्शिता दिखाई कि मैं हिंसक प्रवृत्ति से देश को निर्माण नहीं करूंगा। वो अहिंसा, वो सत्य जिसके कारण आज भारत शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वो उस महान व्यक्ति की देन ही है। फिर वो भगवान राम की कथा हो या यहां की। वर्तमान में रामनवमी में लोगों ने भगवान राम को युद्ध के प्रतीक के रूप में दिखाया है, जबकि वह दुनिया के सबसे बड़े शांति के प्रतीक है। उनसे ज्यादा बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, जो किसी भी परिस्थिति में युद्ध को कभी समर्थन नहीं दे सकते। और यही कारण है कि भारत अपने विकास में आगे बढ़ रहा है। हमने किसी को लूटा नहीं है,
हमने किसी को तोड़ा नहीं है और इसलिए चीजें हमारे साथ बुरी नहीं हो सकती। हम वापस अपने पिक्चर में आते हैं। अमेरिका की क्रांति हुई, उनके हाथ से इतना बड़ा देश अब वे नहीं चाहते हैं भारत उनके हाथ से जाए, और इसीलिए भारत के ऊपर वह पहले से भी ज्यादा सख्ती बरतेंगे। तो क्या कहानी समझ में आई कि दूध का जला? यहां स्थितियां ऐसी है ही नहीं भाई, वहां स्थितियां अलग थी, 13 राज्य एकजुट हो गए। यहां एकजुट होने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, पर फिर भी वो संभल संभल कर आगे कहानियां जोड़ोगे तो सब चीजें समझ में आएगी कि कहां कहां से क्यों चीजें हो रही और ऐसा क्यों कर रहे, क्यों वॉरेन हेस्टिंग को यहां भेजा गया होगा। तो वो अर्जी, लोन की अर्जी और सारी कहानी ने, मतलब पूरी पिक्चर ने अब यहां पर नया रुख ले लिया है। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम करना शुरू करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में 2 समितियों का गठन किया गया कि भाई लोन दे कि न दे। एक कमेटी का नाम था सेलेक्ट कमेटी और दूसरी कमेटी का नाम था, क्योंकि जिस समय हम राजा महाराजाओं के दौर में हैं उस समय वहां पार्लियामेंट है, लोकतंत्र है, आधुनिक विचारधाराएं आ चुके, तो वहां पर ऐसे नहीं होता था कि निर्णय ले लिया। आज हमारे देश में कोई भी निर्णय लेना हो तो समिति बनती, वैसे वहां कमेटी बनी, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी द्वारा कंपनी के संदर्भ में व्यापक असंगतियों की जांच की गई, जबकि सेलेक्ट कमेटी के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की बात कही गई। 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 अधिनियम पारित हुए। एक अधिनियम के तहत कंपनी को 4% की ब्याज दर पर, मांगा 10 था, 14 लाख पाउंड का ऋण दिया। अब ये दिमाग में रखो कि क्यों ऋण दे रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन वाले पार्लियामेंट भी दिमाग में क्या लेकर बैठे हैं, आज कंपनी है कल तो हमें ही आना है, तो वो भी अपनी अलग रणनीति के तहत, उसे भी क्या मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, बेइज्जत करके बाद में पूरी की पूरी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन के पास चली गई। तो धोखेबाजी से जो चीजें निकलेगी उसका परिणाम अंत में धोखेबाजी ही होगा। इसलिए कहा जाता है ना कि लगाया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। तो दूसरा अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। यह रेगुलेटिंग एक्ट भारत की भूमि पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट से भेजा गया लिखित पहला कानून था। उन्होंने तय किया कि वहां जो ब्रिटिशर्स नागरिक है, कहां पर, भारत में, कौन बोल रहा है ऐसा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उनको न्याय मिले। इसलिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बंगाल का जो भी गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल है, और कुछ शक्तियां दी गई, कुछ जो बंबई और मद्रास, उस जमाने का मद्रास आज का चेन्नई, उस जमाने का बंबई आज का मुंबई, इनके गवर्नरों को थोड़े बहुत नियंत्रित करेगा। और कंपनी के जितने कर्मचारी है सबको कहा अब आप कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते, या तो कंपनी के साथ रहिए या कंपनी से इस्तीफा देकर आप व्यापार करने की स्वतंत्रता रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो कंपनी एक तरीके से चाहती है कि चीजों को और बेटर किया जाए, पर व्यापार भारत के साथ नहीं करेगा। जो कर्मचारी छोड़ देगा कंपनी, कहीं और व्यापार करने जा सकता है, लेकिन अगर भारत में आपको कंपनी के साथ रहना है तो केवल कंपनी के नियमों का कोई उपहार, गिफ्ट नहीं स्वीकार होंगे, क्योंकि उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे। कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित। कंपनी की सारी एक्शन जो भी होगी, सारी कार्रवाइयां जो भी होगी, वो सारी रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ेगी। कहां पर? पार्लियामेंट को। मतलब कंपनी के सभी दिशा निर्देशों को आपको ब्रिटेन पार्लियामेंट से अवगत कराना पड़ेगा। संचालन समिति, जो कमेटी बनती थी कंपनी चलाने वाली, कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन
योग्य बनाया। अब मतलब देखो, क्योंकि अब कंपनी को दो काम करने हैं, पहला व्यापार जिसके लिए वो आई थी, पर दूसरा भारत के बंगाल, बंबई, मुंबई और मद्रास वाली जो जगह, चेन्नई वाली जो जगह है, वहां पर कैसे शासन करोगे, कैसे राजस्व वसूल करोगे, कैसे किसी प्रकार के नियम बनाओगे, इसकी हायरार्की बनानी पड़ेगी ना। तो कंपनी को अब दो जिम्मेदारियां मिली है, व्यापारिक और राजनीतिक। इसके लिए क्या किया, एक तो पहले संचालन समिति जो कंपनी में व्यापारिक निर्णय लेती थी, कंपनी के बड़े शेयरधारकों का एक समूह जो कंपनी के संबंध में नियम बनाएगा ताकि कंपनी मुनाफे में लाई जा सके। और रेगुलेटिंग एक्ट में दूसरा, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना में बदलाव हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के सभी कार्यों की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, सभी कार्यों की, मतलब इसमें सारे आ गए, व्यापारिक, राजनीतिक, सब। और उसके अंडर में होती है संचालन समिति। तो उनको कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक मुखिया होगा जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और किसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए 4 मेंबर, 4 लोग सलाह देंगे उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े भूभाग में अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाएगा। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, 4 मेंबर बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन थे। गवर्नर जनरल सहित परिषद के द्वारा बहुमत के आधार पर, कोई मामले में प्रॉब्लम हो तो बहुमत के आधार पर निर्णय, क्योंकि वो तो लोकतांत्रिक हो चुके हैं तो वो जानते हैं बहुमत क्या होता है। हम लोग अभी युद्ध में ही व्यस्त है। कोरम मतलब उनको पता है, मिनिमम बैठक में 3 लोग होने चाहिए। गवर्नर जनरल को परिषद में केवल बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, अब देखो कि यहां पर राजाओं के कोई कार्यकाल, पर यहां अब कार्यकाल तय होने लगे, एक नई तरीके की व्यवस्था आने लगी। इसलिए तो हम कहेंगे कि यहां से आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है, क्योंकि अब चीजें बदल रही ना। जो ऊपर से मान लो कोई देख रहा है तो देख रहा है कि पहले चीजें कुछ और थी और अब चीजें कुछ और हो रही। भविष्यवर्ती नियुक्तियां कंपनी ही के द्वारा ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, नाम था लॉर्ड एलिस इम्पे। 3 न्यायाधीश और भेजे गए, चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, कोई उपहार, भेंट और सभी चीजों पर प्रतिबंध। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों के, ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटेन की मंत्रिमंडल को भारत के मामलों पर अधिकार दिए गए कि तुम कंपनी को दिशा निर्देश दे सकते हो। क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि राजा बोले और कुछ भी कह दे। आज भी हमारे देश में कोई चीज करनी हो तो कानून पारित करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम लोकतांत्रिक हैं। वहां भी पहले कानून बनाया गया। डायरेक्टर को वित्त विभाग और सचिव के प्रमुख, सैनिक, असैनिक सभी प्रशासनिक पत्र व्यवहार को प्रस्तुत करने का प्रावधान, मतलब जो भी निर्णय ले रहे हो वहां उसकी जानकारी हमारे ब्रिटिश कैबिनेट को करनी पड़ेगी तुम्हें। फिर आया 1781 का संशोधन अधिनियम। देखो भाई, एक इतिहासकार ने कहानी लिखी कि भाई कुछ भी हो, 1773 का जो कानून है ना, वो ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया पहला कानून। इसमें कई कमियां हैं, पर उन कमियों को माफ करना पड़ेगा आपको। क्यों? वो कानून बना रहा है जिसने कभी भारत देखा नहीं, वो कानून बना रहा है जो भारत से 6000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो कानून बना रहा है जिसको पता नहीं है कि भारतीय लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि और उनकी विचारधारा कैसी है। तो ऑब्वियसली वे अपने अनुसार कानून बना रहे, इसलिए सुधार हुए, बदलाव हुए। 8 वर्षों में 1781 में हमने संशोधन किया। हमने मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट। थोड़े झगड़े कहां शुरू हो गए थे, क्योंकि कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट था, गवर्नर जनरल था, तो थोड़ी प्रॉब्लम यह हुई कि गवर्नर जनरल क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को आदेश दे सकता है कि जज कौन बड़ा होगा। कई चैलेंजेस आने लगे। बंगाल जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में अधिक स्पष्टता लाना। कंपनी के पदाधिकारी अपने पदों की दायित्व निर्वहन के दौरान किए गए शासकीय कार्य के लिए
सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह। बात समझ में आई? मान लो किसी ने केस कर दिया कि महोदय आपका कर्मचारी ने मेरे साथ बुरा किया, तो कर्मचारी ने जो कार्य किया है उसके लिए आप उस कोर्ट में उसको लेकर, कलकत्ता की सभी जनता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अधिकार में लाया गया। मतलब 1773 में सवाल यह खड़ा हुआ कि भाई तुमने 74 में बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में बना दिया, क्या ये केवल ब्रिटेन के मामले ही देखेगी कि बंगाल के बाकी नागरिकों के मामले? तो 81 में क्लियर किया कि ये बंगाल के सभी नागरिकों के मामले भी देखेगी, लेकिन उनके निर्णय लेते समय उनके धर्म के अनुसार ही निर्णय लेगी, धार्मिक प्रभाव रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और आदेश लागू करते समय भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनको किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि भारतीय लोगों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप ना करें, चीजें बेटर रहेगी। पर 1813 में मामले में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? क्योंकि 1813 में तो इनका दिमाग कह रहा है कि अब तो हमें भारतीयों को बदलना है, इसलिए वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप शुरू करेंगे। 1813 के पहले शांत रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं स्थितियां भयानक हो सकती, और 1813 के बाद जब वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हैं उसका परिणाम 1857 में भुगतना पड़ता है। हम भारतीय लोग किसी भी मामले में आक्रोशित नहीं होते। माता, बहन और धर्म, ये तीन नाम आए कि हमारा खून गर्म हो जाता है। अचानक 36 डिग्री की जगह 98 डिग्री तक पहुंच जाते हैं और लगता है कि आज ही कुछ कर बैठेंगे। बाकी मामलों में हम, किसी ने कहा 6000 करोड़ का घपला हुआ, होते रहता है, जीवन साधारण है। किसी ने कहा कोई भाग गया, जाने दो, जिसको जहां जाना। किसी ने कहा एक नया भगवान आया है, आने दो, हमारे यहां ऑलरेडी बहुत सारे हैं, एक और आ जाएगा तो कोई तकलीफ। किसी ने कहा धर्म हम निपटा देंगे किसी ने माता बहन का नाम लिया। हम बहुत भावुक लोग हैं, इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इन तीन मुद्दों पर हम क्रांतियां करना जानते हैं, बाकी किसी मुद्दे पर हमें कोई टेंशन। क्रिकेट में हार भी गए तो हम कहेंगे चलो खेल में हार जीत होती रहती। किसी और जगह कुछ हो भी गया, हमारा गरीबी में, मल्टी पावर्टी इंडेक्स में, स्वतंत्रताओं के मामले में 130वीं रैंक आ भी गई, चलता है, ये कोई बड़ी बातें। पर तीन मुद्दों पर चर्चाएं ना। वापिस मुद्दे पर आते हैं। सरकार द्वारा नियम कानून बनाते समय 1781 में रहे हम, भटकना नहीं। सरकार द्वारा नियम कानून बनाते समय भारतीय सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गवर्नर जनरल कानून बनाएगा देश में, सुप्रीम कोर्ट के पास वहां रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ऐसा बोला गया था। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर। बंबई और मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जनरल जैसी व्यवस्था लागू, किंतु इन दोनों प्रांतों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब इसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया। अब जो बंगाल था उसको मजबूत किया और बाकी सबको कहा कि तुम अब पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आओगे, उनके निर्णय के बगैर तुम कोई बड़े निर्णय नहीं लोगे। मतलब अभी तक अलग अलग थे। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 की जगह 3 कर दी, क्योंकि माना गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको मजबूत करने के लिए बेटर किया जाए कि कमिटी छोटी हो ताकि निर्णय सही तरीके से लिए जा सके। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है द्वैध शासन, डायरकी। अब कंपनी में मैंने कहा था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता था जो सब निर्णय लेता था, संचालन कमेटी होती थी। अब कहा कि नहीं, अब कंपनी में 2 चीजें हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है,
जो कंपनी के केवल व्यापारिक मामले ही देखेगा, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसका मेन मकसद होगा राजनीतिक मामलों को तय करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। मतलब कंपनी के भागों को कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक व्यापार का, दूसरा शासन का। शासन की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है, कंट्रोल नाम नियंत्रण, शासन का नियंत्रण करने की। और डायरेक्टर वर्ड कहां आते हैं? ये जनरली डायरेक्टर कंपनी के होते हैं, तो उनको दिया गया व्यापारिक गतिविधियां। पहली बार यहां देखना कंपनी को झटका लग गया था जब ये आदेश आया, तो कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी को इनडायरेक्टली बता दिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, लिख लो नहीं पर तुम्हें कभी भी निकाल, क्योंकि अब ये क्षेत्र तुम्हारे कंपनी के अधीन वाला नहीं, ब्रिटिश अधिपत्य वाला है। तो 1784 का कानून ये पिक्चर बना रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट ने कुछ और नई प्लानिंग करके रख ली है। सपरिषद गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में स्पष्ट वर्गीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि ये शक्तियां रहेगी सुप्रीम कोर्ट की और ये शक्तियां रहेगी गवर्नर जनरल की, ताकि कोई झगड़े, मतलब पृथककरण किया गया उन्हें भी। तो दूसरा द्वैध शासन आया था 1784 में, जहां कंपनी के कामों को दो भागों में बांटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा राजनीतिक पावर और डायरेक्टर करेंगे व्यापार। और उन्हें इशारा दे दिया है कि अब तुम्हें हम जब चाहे तब हटा सकते। और इसीलिए 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया। इसके पहले ऐसा नाम नहीं था चार्टर, जैसे हमारे यहां पर एग्रीमेंट नहीं होते, 10 साल के लिए लीज पर दे दिया, 20 साल के लिए, तो वैसा ही चार्टर एक्ट में कंपनी को 20 साल की मोनोपोली दे दी गई, क्योंकि डायरेक्ट नहीं छीनेंगे भाई, ना तो तकलीफ में कंपनी गुस्सा कर सकती है। 1793 से लेकर 1813 मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारत में उपनिवेशिक काल में केवल 2 ही अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साम्राज्य के विस्तार की नीति को घोषित रूप से अस्वीकार किया गया। मतलब थोड़ा एक बात समझना, यहां यह तय किया था उस कानून में कि उनसे कहा गया कि अब आप युद्ध मत करिए, क्योंकि युद्धों के कारण खर्चे। तो केवल 1784 में ऐसा लिखा इन्होंने कि हम भारत में अपना भूभाग और प्राप्त करना आप किसी और तरीके से करो, लेकिन युद्ध ना करो। और फिर दूसरा था जिसमें वास्तविक रूप से उन्होंने माना कि अब हमारा मकसद भारत में ब्रिटेन के साम्राज्य को बढ़ाना नहीं है, वो है 1758। 1858, तो एक 1784 और एक 1858। इन दोनों में ही केवल वो मान रहे हैं कि हमें अपना विस्तार, बाकी सब में वो चाहते हैं कि विस्तार हो। थोड़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लीजिए। 2 बार आए हैं ये भारत में। प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760, दूसरा मतलब 3 और 7, 10 साल भारत में गुजारे हैं। ये दिखने में ऐसे थे। क्लाइव की प्रमुख उपलब्धियां, बंगाल में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार। शोरा समझते हैं? जिससे शराब एल्कोहल बनती है, मोलासिस करना पड़ता है उसे। डचों को हराने में बड़ी भूमिका। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया और कूटनीतिक सूझबूझ के द्वारा युद्ध में जीत प्राप्त। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से लेकर 1772 तक
वॉरेन हेस्टिंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रख लिया था कि वॉरेन हेस्टिंग को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू 1765 वाली, इलाहाबाद की संधि वाली। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को बंद करने का आदेश। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत क्लाइव ने ही की, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लाइव ने ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। डाक व्यवस्था मतलब जो डाक प्रणाली है, मतलब अभी तो इतना यूज नहीं करते, पत्र लिखना और भेजना, ये उसी जमाने में उनके द्वारा लाया गया। क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं के दूत होते थे और बाकी नागरिकों के व्यापारी होते थे, व्यापारियों के माध्यम से होता था। इन्होंने कर्मचारी नियुक्त किया जिसका केवल एक ही काम है, संदेश को ले जाना। कंपनी को व्यापारिक प्रतिष्ठान से राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका। और फिर आए कार्निवलिस। कार्निवलिस याद है, जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट बंगाल में कंपनी के शासन को मजबूत बनाने का पूरा आधार प्रदान किया। 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के बाद लॉर्ड कार्निवलिस को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कार्निवलिस ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी पद का सृजन किया। व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया। कार्निवलिस कोड के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट भी किया। कार्निवलिस कोड 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियमित कानूनों का एक समूह है। इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों को शामिल किया गया था। कोड संहिता में शासन, पुलिसिंग, न्यायिक और नागरिक प्रशासन संबंधी सारे नियम थे। मतलब आज जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहते हैं ना हम लोग, वो उस जमाने में कहां से शुरू हुई? कार्निवलिस कोड से। सब कुछ बताया गया कि पुलिस क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी। कार्निवलिस कोड का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? शासन, पुलिसिंग, न्यायिक, नागरिक प्रशासन के मामले में। तो राजस्व तो हटा दीजिए, व्यापार हटा दीजिए। आंसर आना चाहिए आंसर ए। फिर है भूमि का स्थायी बंदोबस्त, कार्निवलिस। जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बिसबदेरी प्रथा, इसके कई नाम हैं। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे सर जॉन शोर और रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट की सहायता से। 1790 में 10 वर्ष के लिए, किंतु 1793 में परमानेंट किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% जमीन पर राजस्व वसूली करने के लिए यही व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब मान लेते हैं कि 100 एकड़ जमीन इनके कब्जे में थी, अंग्रेजों के, कल्पना कर रहे हैं। उसमें 19 एकड़ जमीन पर जमींदारी व्यवस्था के तहत ही राजस्व की, रेवेन्यू की वसूली होती थी। क्या होता था इसमें? लगभग एक व्यक्ति नियुक्त होता था जिसको बोल दिया गया कि हम इतना ही आपसे वसूली करेंगे, फिक्स्ड है, और बाकी आप एक हिस्सा अपने पास रखोगे और बाकी हिस्सा हमारे पास। जब ये क्या सोचकर कार्निवलिस ने किया? देखो, कार्निवलिस ने ठीक सोचा था। कार्निवलिस ये सोच रहा था कि देखो, जमींदार नियुक्त कर देंगे, फिर जमींदार को बोल देंगे कि भाई 100 रुपए में तुम्हें 70 रुपए हमें देने हैं, 30 रुपए तुम्हारे रहेंगे, हर बार 70 ही देने हैं। तो जमींदार शायद ज्यादा कमाई के नजर से सुधार करेगा, उससे कमाई बढ़ेगी, तो उससे जमींदार को फायदा और होगा। कार्निवलिस ये सोच रहा था, पर वो भूल गया कि हमारे देश का जमींदार है वो। रुपए की जगह 150 की वसूली भी की, 70 उसी को दिया, कमाया 80 भी, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं किया। किसानों को कोड़े मारेंगे, किसानों के ऊपर अन्याय करेंगे, जिस तरीके से हो सकता है अपनी कमाई बढ़ाए। क्योंकि कार्निवलिस को यह नहीं पता था ना कि वो ब्रिटेन का जमींदार थोड़ी है, वो भारतीय जमींदार, वो बिना इन्वेस्टमेंट के कमाई करने का सोच रहा है।
तो इस कारण से फिर ये प्रथा खराब क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद जब निवेश नहीं हुए जमीनों में तो 100 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई। फाइनली कई जमींदार टाइम पर रहते जो होता था पैसा देना चुका नहीं पाए। तो सूर्यास्त का एक नियम होता था, जिसने शाम तक नहीं जमा किया उसकी जमींदारी चली। कई जमींदारों की जमींदारी चली गई। अब देखना यहां भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलो। जिस जमींदार की जमींदारी चली जाती थी, क्या वो अंग्रेजों की तारीफ करेगा? फिर वो क्या करता था? अपने बच्चों को पढ़ाता था, वकील बनाता था और उनके ही खिलाफ 2-4 केस दर्ज करवाता था, थोड़ा बहुत विरोध भी करता था। और इन्हीं में से फिर कुछ जमींदारों ने भारत सुधार, फिर वो जो पार्टी बनाएंगे कांग्रेस पार्टी, अब दिमाग में आ रहा है कि पार्टियां बना क्यों रहे होंगे? अचानक तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि अचानक इनको लगा होगा भारत एक राष्ट्र बनाते हैं, यहां पर एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, सरकार चुनी हुई होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। ये कहानियां वहां जुड़ेगी। जब स्थायी बंदोबस्त से उनकी कुछ जमींदारी छीनी गई होगी तो अंदर से तो तकलीफ होगी। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, उस एरिया का करोड़पति रहा होगा। अब वह अपना बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर वो छोटी छोटी संस्थाएं बनाएंगे, विरोध करेंगे, नागरिकों से कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ मेरे साथ, करो इनका विरोध। तो इस तरीके से आंदोलन धीमे धीमे शुरू होंगे। बस इसको खत्म कर दीजिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं जहां पर यह व्यवस्था थी। भू राजस्व की एक दर क्या होती थी? परमानेंट, फिक्स्ड। 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा होता था और 1/11 भाग जमीन। और सूर्यास्त का नियम, शाम तक नहीं गए तो जमींदारी खत्म। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कानूनी विवाद निम्नलिखित प्रावधानों में किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ा जाता है। सी तो बिल्कुल भी नहीं। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति, हां जमींदार मजबूत तो था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त ए बी सी में कोई भी सही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है क्योंकि जमींदारी जाने के बाद कई सारे मामलों पर इन्होंने केस दर्ज किए कि भाई हमारे ये जो चीज है ये क्यों ली गई। हम शाम तक नहीं लेकिन दूसरे दिन तो पहुंचने वाले थे। ये कारण हो सकता है ना भाई, वो निकला था घर से, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, शाम तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रैयत, अब थोड़ा सा व्यवस्था देख लीजिए। जो व्यवस्था रैयतवाड़ी में, रैयत मतलब किसान, ये अच्छी व्यवस्था थी। इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, सीधे किसान से ही टैक्स वसूला जाता था। और भारत के सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर, ब्रिटिश क्षेत्र में इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूला जाता था। प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होगा जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी। 1792 में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू। तो लागू किसने की? टॉमस। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने। मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू हुआ लगभग उधर 1951। तो बचा हुआ 30%। महालवाड़ी, रैयत किसानों को भूमि का मालिकाना हक। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से जुड़े हैं? कॉर्नवालिस को हटा दीजिए, बाकी आंसर है। फिर महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था मूवी लगान देखी है, जिसमें एक सरपंच या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी सामूहिक होती थी कि वह अपने गांव का, इसलिए तो जब वो हवाबाजी में आमिर खान बोल देते कि क्रिकेट मैच खेलो, फिर सरपंच आता है कि तुमने तो बोल दिया, नहीं जीते तो पूरे गांव की तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि लगान तो पूरे गांव को देना। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने लाया। भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार, समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अधिकार अदायगी। यूपी, एमपी, पंजाब में लागू लगभग
30% और लगान की दर सोच लो ये भी होती थी। आज 80% टैक्स वसूल कर ले तो मोदी जी को जितना प्यार कर रहे लोग नफरत करने लग जाएंगे। तो जरूरी था। इस समय विद्रोही नहीं हुए, विद्रोही होना चाहिए था इस समय, पर हम लोग विद्रोही कब होते हैं? तो उपज का 80% दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद की संधि से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। फार्मिंग सिस्टम के तहत भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने से कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे किसानों का शोषण बढ़ा और वो, मैंने बताया कि हमारा जो जमींदार था वो अद्भुत था। इसके बाद कार्निवलिस के समय लागू स्थायी बंदोबस्त ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, इसलिए जमींदारी प्रथा ज्यादा क्षेत्र तक नहीं गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती और लगान की दर भी काफी ऊंची। अगर आप देखेंगे पुरानी मूवीज को तो जमींदारों को दिखाया गया होगा, जो दिखाया गया उससे 10 गुना समझना कठोर थे, उससे भी 10 गुना, मतलब उसमें कुछ नहीं दिखाया। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया। कालांतर में महाजन और किसानों के बीच संघर्ष शुरू हुए। महालवाड़ी व्यवस्था भी असफल हुई क्योंकि लगान का निर्धारण अनुमान से ज्यादा था। कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी था। कंपनी को लगान वसूली और लगान से अधिक खर्च करना पड़ता था। भ्रष्टाचार मतलब कोई भी ऐरा गैरा आकर क्रिकेट की शर्त लगा देता था, वो कहता था कि 3 साल का लगान माफ कर देंगे, तो नुकसान तो कंपनी को होता था। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में चूंकि भारत में ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी और अकाल पड़ने लगा। क्योंकि ये लोग कपास बोने का दबाव डाले, नील की कपास करने का दबाव डाले, सूती जो पटसन की कपास करने का दबाव डाले, क्योंकि उनको उससे फायदा था। कंपनी शासन से पूर्व भारत में पड़ने वाले अकाल का कारण धन का अभाव ना होकर यातायात के साधनों का अभाव और ये पॉलिसी। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में पड़ने वाले अकाल के लिए ब्रिटिश औद्योगिक और कृषि नीति जिम्मेदार थी। मतलब पहले अकाल जो पड़ते थे उसका बड़ा कारण था उत्पादन की कमी और बेहतर यातायात के साधन न होना। लेकिन जो ब्रिटेन के दौरान अकाल पड़े उसके बड़े कारण थे इस उपनिवेशिक काल की नीतियां, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, खाद्यान्न के कमी के कारण। सोच लीजिए 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को 19वीं सदी के अकालों में आपदा का महासागर कहते, और उसमें भी यह रेवेन्यू वसूल ढंग से करके जाते थे। उपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली? कारण बताइए। तो क्यों वृद्धि हुई? एक तो प्रकृति विरोध में थी, मानसून का जुआ तो था ही, लेकिन ये प्रकट हो गए थे जो कहते थे कपास बो, पटसन बो, और लगान की वसूली तो पूरी तरह से, और महाजन का उधर चंगुल मतलब ब्याज में फंस गया है। किसान चारों तरफ से घिर चुका था। एक ददनी व्यवस्था थी, शॉर्ट में बस थोड़ा सा ही, मैं समझ रहा हूं, चेहरे भयानक ना करिए। ददनी में क्या होता था? एडवांस। ये क्या करते थे? एडवांस देते थे और इतना बड़ा ऑर्डर दे देते थे कि वो टाइम पर पूरा, और अगर टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो उसे फिर बिना पैसों के काम करना पड़ता रहता था। मतलब समझे ना, वो जो है बिना पैसों, क्या कहते हैं उसको? बेगारी करनी पड़ती। इसके अलावा इस काल में कंपनी ने ददनी व्यवस्था को प्रारंभ किया। जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसको नाम रखा ददनी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी, जुलाहे मतलब समझ रहे हैं ना, लोहे वोहे का काम करने वाले, कपड़े बुनने वाले, मैं क्षमा चाहूंगा, कपड़े बुनने वाले को पेशगी देते थे। बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वो निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा में, निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देगा, और अगर नहीं दिया तो उससे हम बेगारी करवाएंगे। ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने कम ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रथा प्रारंभ की। ऋण नहीं है ये। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी जुलाहों से ऋण के बदले शर्त